आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। इस दुनिया में 7 अजूबे हैं। इन 7 अजूबों में से एक अजूबे का नाम ताजमहल है, जिससे हर कोई वाकिफ है। ये शाहजहां और मुमताज़ महल की प्यार की कहानी है। यहाँ पर हर साल 65 से 70 लाख विजिटर आता है। ये 42 एकड़ तक फैला हुआ है। इसी वजह से ताजमहल इंडिया की सबसे बिगेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी है। इसको बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा मजदूर लगे थे और इसको कंप्लीट करने में कम से कम 20 साल का वक्त लगा था। इसके अंदर 40 से ज्यादा प्रीशियस स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है और उन प्रीशियस स्टोन्स में डायमंड्स भी आते हैं। इसको 1654 में बनाया गया था। अगर आज के दिन में इसकी कंस्ट्रक्शन की कास्ट निकाली जाए तो ये एक अंदाजे के मुताबिक $1 बिलियन से भी ज्यादा बनती है। इसकी दीवारों पे जो नक्काशी का काम हुआ है, इसके लिए इटली से कारीगरों को बुलवाया गया था। संगमरमर को तराशने के लिए उज्बेकिस्तान से कारीगरों को बुलवाया गया था। पत्थरों को क्रश करने के लिए बलोचिस्तान से कारीगर बुलवाए गए थे और इसकी दीवारों पर जो खूबसूरत कैलीग्राफी का काम है, इसके लिए ईरान से कारीगरों को बुलवाया गया था। इसके अंदर इतनी हैरत अंगेज मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं कि जब लोग उनको सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। जैसा कि ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनार हैं और वो पहले दिन से ही बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ऐसा क्यों है? आखिर तकरीबन 400 साल पहले इतनी बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग बगैर कंक्रीट, स्टील और टेक्नोलॉजी के कैसे बनाई गई है और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का आखिर पर्पस क्या था? इसके तय खाने के नीचे मौजूद बंद कमरों का क्या राज है? चलिए इस सब को देखते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस सब को समझने के लिए हमें 1607 में चलना होगा, जब मुगलिया सल्तनत इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई ज्यादा हिस्सों तक फैली हुई थी। इस साल मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे, जिनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, वो 15 साल के हो गए थे। इसी चीज को देखते हुए आगरा फोर्ट में एक तकरीब चल रही थी। खुर्रम अपने वालिद यानी कि मुगल शहंशाह के सबसे चहीते बेटे थे। इतने ज्यादा चहीते कि उनकी हर सालगिरह पर उनके वजन के मुताबिक उनको सोने और चांदी में तोला जाता था। लेकिन उनकी ये 15वीं सालगिरह आम सालगिरह से अलग थी। इस सालगिरह के मौके पर मुगल शहंशाह ने अपने सबसे छोटे बेटे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी मुमताज महल के साथ कर दी थी। मुमताज और खुर्रम पहले दिन से ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग गए थे, लेकिन उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि इनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। इसके बाद शहजादा खुर्रम अगले 10 सालों तक काफी ज्यादा जंगों में मसरूफ रहे और काफी ज्यादा नाम भी कमाया। इसी वजह से शहंशाह ने उनको शाहजहां का लक़ब दिया। शाहजहां की 6 बीवियां थी और सब की सब आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी, लेकिन शाहजहां उन सब में सबसे ज्यादा वक्त मुमताज के साथ गुजारते थे और वो सबसे ज्यादा मोहब्बत भी मुमताज से करते थे। इसके 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह वफात पा गए, क्योंकि शाहजहां अपने वालिद के चहीते थे और काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी हासिल कर चुके थे। इसी वजह से 1928 में यानी अपने वालिद की वफात के 7 साल के बाद नए मुगल शहंशाह बने। पूरी की पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बहुत ज़्यादा खुश थी। ये वो वक्त था जब मुगलिया सल्तनत अपने पीक पर थी। सारे के सारे फैसले शाहजहां खुद लेते थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये खुशी का दौर बहुत छोटा है। अभी उनको शहंशाह बने सिर्फ 1 साल ही गुजरा था कि बहुत बड़ी जंग शुरू होगी और वो जंग पूरे 2 साल तक चलती रही, लेकिन फाइनली शाहजहां ये जंग जीत गए। अभी जंग जीतने की खुशी ही मनाई जा रही थी कि शाहजहां को उनकी जिंदगी की सबसे अफसोसनाक खबर मिली। उनकी बीवी मुमताज अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान बीमार पड़ गईं और वो इतनी बीमार हुई कि 17 जून 1631 को उनकी वफात हो गई। सारा का सारा जश्न मातम में बदल गया, यहाँ तक कि शाहजहां ने अगले 8 दिनों तक कुछ भी ना खाया और कई साल उन्होंने किसी किस्म की तकरीब में हिस्सा नहीं लिया। मुमताज महल ने मरने से पहले अपनी एक आखिरी ख्वाहिश बताई थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। उनकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी जिंदगी और दौलत
वक्फ कर दी। वो उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे और इतने पैशनेट थे उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि उनके मरने के 6 माह बाद ही उन्होंने मुमताज महल यानी कि ताज महल को बनाना शुरू कर दिया। और ये काम स्टार्ट हुआ था 1632 में। 20,000 से ज्यादा कारीगरों को सल्तनत और सल्तनत के बाहर से बुलवाया गया, जिसके अंदर पत्थर तराश, नक्काशी के काम करने वाले और कैलीग्राफी का काम करने वाले कारीगर थे। शाहजहां के हुक्म पर लश्करों के लश्कर आगरा आना शुरू हो गए। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के किनारे पर थी, किनारे पर होने की वजह से उसकी जमीन बहुत ज्यादा नरम थी, तो वहां पर इतना बड़ा महल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसके साथ साथ इस चीज का भी डर था कि पानी का बहाव महल की फाउंडेशंस को हिला कर न रख दे। सबसे पहले मुगल इंजीनियर्स ने वहां पर बहुत बड़े बड़े कुएं खुदवाए। इन कुओं को तब तक खोदा गया जब तक नीचे की जमीन सख्त नहीं हो गई। फिर बहुत ज्यादा मजदूरों और हाथियों के इस्तेमाल से इसको पत्थरों के साथ भरा गया। इसके बाद इन कुओं के ऊपर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस तरह एक सॉलिड फाउंडेशन बनाई गई। अब वक्त था महल के एक ऐसे डिजाइन का जो आज तक किसी ने भी ना देखा हो। महल का डिजाइन सारा का सारा शाहजहां ने खुद किया और इसका आइडिया उन्होंने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। महल की फाउंडेशन का आइडिया उन्होंने अपने दादा के मकबरे से लिया। महल के गिर्द जो 4 मीनार हैं उसका आइडिया उन्होंने अपने वालिद के मकबरे से लिया। महल के ऊपर बहुत बड़ा सारा एक चमकता हुआ डोम नजर आता है, उसका आइडिया उन्होंने अपने एक अंकल के मकबरे से लिया। जब इन तमाम आइडियाज को जोड़ा गया तो ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार डिजाइन बना। लेकिन शाही खजाना रोज ब रोज कम होता जा रहा था और इसके साथ साथ खाने की भी कमी होती जा रही थी। शाहजहां ने इर्द गिर्द के हर इलाके से बहुत ज्यादा अनाज मंगवा लिया था और ताजमहल में जो संगमरमर इस्तेमाल हुआ है उसको राजस्थान से मंगवाया गया था। राजस्थान आगरा से 400 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर था। इस संगमरमर को राजस्थान से आगरा 1000 से भी ज्यादा हाथियों पर लाया गया था। इस संगमरमर को मकराना कहा जाता है, जो आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके बाद 40 किस्म से भी ज्यादा प्रीशियस स्टोन तराश कर ग्लू की मदद से इस संगमरमर पर चिपकाए गए। ये कोई आम ग्लू नहीं थी। इस ग्लू को संगमरमर के पाउडर और लेमन जूस के साथ बनाया गया था। यहाँ तक कि आज भी जब ताजमहल की रेनोवेशन होती है उसके अंदर सेम ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। बिल आखिर 20 से 22 साल दिन रात मेहनत के बाद 1654 में ताजमहल का काम मुकम्मल हो गया। शाहजहां ने अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी और उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर ही मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रखा। ताजमहल की 4 एंट्रेंस हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और वीआईपी या रॉयल गेट। और ये रॉयल गेट सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही होता था और आज भी यहाँ से सिर्फ वीआईपी लोग ही गुजर सकते हैं। इस गेट पर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नक्काशी का काम किया गया है। इस सब के 4 साल बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने अपने वालिद का तख्त पलट दिया और खुद शहंशाह बन गया। शहंशाह बनते ही उसने शाहजहां को आगरा फोर्ट में एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में उनको सिर्फ एक अच्छी सहूलत दी कि उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे वो ताजमहल को देख सकते थे। बिल आखिर 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां वफात पा गए। हैरत अंगेज तौर पर ताजमहल एक दिन में 4 मरतबा अपना रंग तब्दील करता है। सनराइज से पहले ये ब्लैक शेड देता है और सनराइज के बाद ये लाइट येलो कलर का नजर आता है, जबकि दोपहर के वक्त ये सफेद मोतियों की तरह चमकता है और सनसेट के दौरान ये गोल्डन कलर का नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके चारों मीनार बाहर की तरफ क्यों झुके हुए हैं। तो शाहजहां चाहते थे कि अगर कभी जल्जले की वजह से या ये मीनार पुराने होने की वजह से कभी गिरें तो ये बाहर की तरफ गिरें, इनकी वजह से महल के ऊपर एक भी खराश ना आए। आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल की बेसमेंट में काफी ज्यादा बंद कमरे हैं। काफी लोगों का मानना है कि इसके अंदर काफी ज्यादा सोने जवाहरात रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं है। असल में ये सिर्फ 22 खाली कमरे हैं जो कि स्ट्रक्चरल चैम्बर हैं ताकि इस बिल्डिंग को सपोर्ट कर सकें। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसकी फोटोज भी रिलीज की हैं ताकि इस मिथ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।